हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी क्लास 11th का टॉपिक है और ये नीट और जेई के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा बेसिक जो नॉलेज है वो इसी टॉपिक से आएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले कि ऑर्गेनिक के पिता कौन है, यानी कि इसका पापा कौन है, तो क्या बोलेंगे, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेर्जेलियस। और बेर्जेलियस ने सन 1815 में एक थ्योरी दी जिसे विटाइल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत। इनके अनुसार कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त किए जा सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। जबकि आजकल सारे के सारे जितने भी मैक्सिमम कार्बनिक यौगिक हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल लैब में बनाए जाते हैं, लेकिन उनके अनुसार क्या था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको कहाँ पे बनाया जा सकता है, कहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, प्रयोगशाला में। लेकिन इनकी थ्योरी को फेल करने के लिए सबसे पहले सन 1828 में जर्मन के वुलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक कौन सा निर्माण किया, यूरिया का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, यूरिया का। तो सबसे पहले कौन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था प्रयोगशाला में, सबसे पहले कौन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था प्रयोगशाला में, तो क्या बोलोगे, यूरिया। किसका हुआ, यूरिया का। कैसे किया, अमोनियम साइनाइड को इन्होंने गर्म किया तो किसका निर्माण हुआ, यूरिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, यूरिया का। उसके बाद में दो वैज्ञानिक और दिए हुए एनसीईआरटी में कि कोल्बे ने 1845 में एसिटिक एसिड का निर्माण किया और ब्रथलोट ने 1856 में मेथेन का निर्माण किया। तो अब आपके पास में सबसे पहले एक परिभाषा आएगी कि अकार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कहाँ पे होता है, प्रयोगशाला में। अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। सही बात है कि नहीं। दूसरा कि कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा क्या है, कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा क्या है, तो क्या बोलोगे, जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्न से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्न से। तो अब सबसे पहले दिमाग में आएगा कार्बन कहाँ से, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन किस किस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले अपन कोई भी कार्बन की विशेषताएं क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे, कार्बन की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो कार्बन की विशेषता क्या है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 परमाणु क्रमांक है। तो सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे, कार्बन की विशेषताएं। कार्बन की विशेषताएं, कार्बन में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। कार्बन में कितने बंध बना सकती है, मैक्सिमम 4 बंध बना सकती है। मूल अवस्था में कितने बंध बनाती है, कार्बन 2 बंध बनाती है। उत्तेजित अवस्था में कितने बंध बनाती है, 4 बंध। इसके अलावा कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है, यानी कि कितनी भी लंबी चेन का निर्माण कार्बन कर सकता है। कार्बन में संकलन का गुण सबसे मैक्सिमम पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन में जो संकरण होता है वो sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp भी हो सकता है। इसके अलावा कार्बन में चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। क्या बोलोगे, चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। सबसे पहले कार्बन का जो कार्बन की पहली विशेषता है कि कार्बन मैक्सिमम कितनी वैलेंसी होती है, यानी कि कितने मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है, ये चतुस्संयोजकता होती है। यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का बोलो परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2
2s2 2p2। कार्बन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सा कोश, बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कोई भी बंध, अब इसका तो क्योंकि बाह्यतम कोश वाले ही बंध बनाने में भाग लेते हैं तो 1s का तो कोई मतलब नहीं है। ये s में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 2, और p में एक उपकोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो, कितने बढ़ सकते हो, 2। तो ये 2 हो गया। अब ये 2p हो गया और ये 2s हो गया और ये अवस्था होगी मूल अवस्था, मूल अवस्था। एक बात सुनो, अब आपको एक बात बताओ मेरे को कि कार्बन मैक्सिमम अब यहाँ पे मूल अवस्था में कितने बंध बना सकता है, 2 ही बंध बना सकता है। क्यों, क्योंकि बंध बनाने के लिए हमेशा कैसा होना चाहिए, अकेला यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब मेरे जैसा ही कोई बंध बना सकता है क्योंकि मैं अकेला हूँ तो बंध बना सकता हूँ, लेकिन जबकि ये 2s है ये बंध नहीं बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण है इसमें इलेक्ट्रॉन, और जबकि यहाँ अपूर्ण है। तो अब क्या करेंगे कि बेचारे s का बसा बसाया घर क्या करेंगे, उजाड़ेंगे, और उजाड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका उत्तेजित अवस्था, कैसी अवस्था करेंगे, उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित कौन करता है, किसी का घर उजाड़ने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे। अब यहाँ उत्तेजित अवस्था में क्या करेंगे अपन, ऊर्जा देंगे, क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे। अब मेरे जैसा कोई नालायक होगा तो क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेगा यार तेरे वाला अच्छा नहीं है, तेरे वाली अच्छी नहीं है, ऐसे करके दोनों के बीच में क्या कराएंगे और लड़ाई करवाएंगे, और लड़ाई करके क्या करेंगे, ये बंध को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। और ये सॉरी इलेक्ट्रॉन है, घर बसा बसाया घर टूट के कहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और अब देखो, अब 1 2 और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आया है, 2s से आया है, तो ये 3 हो गए। अब टोटल कितने बंध हो गए, कार्बन कितने बंध बना सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, बंध 4 बना सकता है, कितने, 4। अब देखो मान लो यहाँ मैंने CH4 का निर्माण किया तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, यानी कि ये अकेला ही है बेचारा। हाइड्रोजन मेरे जैसा कहीं पे जो भी मिले उससे क्या कर लेगा, बंध बना लेगा, उसका क्या जा रहा है घर का। तो ये पहली विशेषता होगी कि कार्बन में कितने बंध बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बंध बना सकता है, वो भी कौन सी अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। बंध बनाने के लिए हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी बंध नहीं बनाएगा। अब दूसरा पॉइंट कि कार्बन में ऐसा गुण पाया जाता है, इसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। कैसे, जैसे COOH, ये क्या कहलाएगा आपका, एल्कीन। फिर ये वाला हो गया, यानी कि कार्बन मैक्स बंध बना सकता है, कितने बंध, देखो 1 2 3 4, ये क्या कहलाएगा, एल्केन। और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो क्या कहलाती है, एल्काइन। अब सबसे पहले सुनो, ये तो इनके बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होगी। दूसरे आपको नोट सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखो तीसरा गुण, इसके अलावा 4 संयोजी होने के कारण ये कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है इसकी संरचना। जैसे मान लो CH4 की अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय। हाइड्रोजन हो गया, और ये कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय। यहाँ टेट्राहाइड्रल होगी, ठीक है। इसके अलावा कार्बन में कौन गुण पाया जाता है, संकलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है, संकलन का गुण पाया जाता है। अब देखो
कार्बनिक यौगिक जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे किसके आधार पर? सबसे पहला करेंगे कार्बन की श्रृंखला के आधार पर। कार्बनिक यौगिकों का एक तो कार्बन की श्रृंखला के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो कैसे कैसे आएंगे? कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण मैं करता हूं तो सबसे पहले क्या दिखता है? एक तो ओपन चेन दिखता है और एक क्लोज चेन दिखता है, यानी कि एक बंद श्रृंखला और एक खुली श्रृंखला। अब बंद जो खुली श्रृंखला है उसको भी कितने भागों में बांटेंगे अपन? ओपन चेन में, ओपन चेन को अपन कितने भागों में बांटेंगे? या तो संतृप्त होगी या असंतृप्त होगी। तो संतृप्त किसे कहेंगे? जो भी कार्बन के मध्य सिंगल बंध होगा तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो कैसे कहलाएंगे? असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। क्या बोलोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके बेस पर? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका अपन क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण करना है। किसके आधार पर? कार्बन। किसके आधार पर कर रहे हैं? कार्बन श्रृंखला के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन श्रृंखला के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? कार्बन श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण। जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनको कितने भागों में मैंने बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सी चेन हो सकती है? एक तो ओपन चेन हो सकती है, ओपन चेन, और एक कौन सी चेन हो सकती है? क्लोज चेन। यानी कि ओपन चेन का मतलब है कि प्रथम यानी कि कार्बन और कार्बन, मान लो ये जैसे कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बन एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ओपन चेन कहलाएंगे। क्लोज चेन यानी कि प्रथम कार्बन या अंतिम कार्बन आपस में क्या हो? मिले हुए। जैसे ये देखो, ये प्रथम कार्बन मान लो, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, ये देखो आपस में मिले हुए तो ओपन चेन हो गई, क्लोज चेन हो गई। तो अब इनको किसके आधार पर अपन बांटेंगे? ओपन, इसको बोलेंगे ओपन चेन है, इसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं, और क्लोज चेन को क्या बोलेंगे? साइक्लिक चेन, यानी कि चक्रीय बोलेंगे। और ये वाले होते हैं ओपन चेन, ये एलिफेटिक कहलाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। ये कैसे एलिफेटिक होंगे? इनको कितने में भागों में बांटा? संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त व असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यानी तृप्त है, उसमें अब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या पर्याप्त है। इसमें कार्बन, देखो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? मान लो मैं लेता हूँ C2H6 लेता हूँ तो क्या है? कार्बन और कार्बन CH3 बन गया। अब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बंध है। क्या है? कार्बन के मध्य एकल बंध होगा तो वो कैसे कहलाएंगे? संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और असंतृप्त यानी कार्बन के मध्य क्या होगा? द्विबंध होगा या त्रिबंध होंगे, वो क्या कहलाएंगे? असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। ये संतृप्त यौगिक शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। अब शाखित यानी कि उसमें ब्रांच होगी। ब्रांच कैसे होगी? मान लो कोई यौगिक है, ये CH3 और HCH3, ये तो कहलाएगा शाखित। और अशाखित, उसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, एक लंबी चेन होगी, वो क्या कहलाएंगे? अशाखित कहलाएंगे। ठीक है। अब आगे देखो, एरोमेटिक साइक्लिक है, उसको भी अपन कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। किस में बांटेंगे? एक तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? कार्बन होगा। और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है कि उसमें कार्बन के अतिरिक्त या सल्फर होगा या ऑक्सीजन होगा। कार्बन के बीच में क्या होगा? या सल्फर होगा या ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन। देखो, अब देखो, इसको 2 भागों में बांटता हूँ, होमोसाइक्लिक और ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक।
हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, देखो होमो नाम से पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला होगी। मान लो जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन और ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो होमोसाइक्लिक कहलाएंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कार्बन के अतिरिक्त मान लो ये नाइट्रोजन आ गया कार्बन कार्बन चेन में, तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ये भी सेम टू सेम एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, और एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन देखो अब किसके, अब देखो सारे बढ़ा दिया मैंने। कार्बनिक यौगिक को अपन ने कितने भागों में, एक बार दोबारा बोल लो, सारे के सारे एक साथ बोलोगे। कार्बनिक यौगिक को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। किसके आधार पर बांटा, कार्बन की चेन के आधार पर। कार्बन की चेन के आधार पर कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को मैंने 2 भागों में बांटा कि कौन कौन से, एक संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक वे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता होगा, सिंगल बंध पाया जाता होगा। संतृप्त यौगिक वे यौगिक जिसके कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध या एकल बंध होगा, वो कौन से होंगे, संतृप्त यौगिक। मान लो एग्जांपल के रूप में क्या लोगे, एल्केन। दूसरा असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक या कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो गया, यहाँ तो द्विबंध हो गया, ट्रिपल बंध होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। फिर अब आगे आता है कौन सा, क्लोज चेन, या इसको बोलेंगे साइक्लिक, क्लोज चेन या साइक्लिक। इसको भी अपन ने 2 भागों में बांटा, किस किस में, एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। किस किस में बांटा, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में क्या होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और उसमें हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन तो होगा ही, साथ में या नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन सल्फर कार्बन और कार्बन की चेन के बीच में होगा, तो क्या कहलाएंगे, वो हेट्रोसाइक्लिक रहेगी। हेट्रोसाइक्लिक भी एरोमेटिक हो सकते हैं, नॉन एरो आगे पढ़ेंगे अपन जब हकेल का रूल पढ़ेंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, और एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। क्वेश्चन करो, निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सा यौगिक संतृप्त यौगिक है, निम्न में से कौन सा यौगिक असंतृप्त यौगिक है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त, अरे हिंदी नहीं आती है, असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। क्या है, अपने को न तो हिंदी आती है न ज़्यादा इंग्लिश आती है, अपने को तो बीच वाला आता है, बीच वाला। देखो निम्न में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है। सबसे पहला ऑप्शन देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब ये बीच वाला बोला, इसका मतलब वो मत सोच लेना कि छक्के हैं, छक्के नहीं हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोलोगे, CH3 CH2 CH3। तीसरा ऑप्शन हो गया क्या हो गया, CH3 CH2 CN। चौथा ऑप्शन हो गया क्या हो जाएगा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O और H। तीसरा हो गया, पांचवा हो गया CH3। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा संतृप्त है और कौन सा असंतृप्त है। और छठा ले लेते हैं अपन CH3। तो आप बताओ इसमें कौन सा संतृप्त है कौन सा असंतृप्त है। अब देखो ये क्या हो गया, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो क्या हो गया, ये कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या है, असंतृप्त यौगिक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो कैसा है, ये असंतृप्त यौगिक है। कैसा हो जाएगा, असंतृप्त यौगिक। कार्बन और कार्बन के मध्य क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच असंतृप्त यौगिक है। अब ये देखो, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, ये तो सामने दिखा है कार्बन कार्बन के मध्य सारों के सिंगल बंद है, तो क्या होगा, ये संतृप्त यौगिक होगा, ये भी संतृप्त यौगिक। अब आपको इसको देख के कौन सा लग रहा है यौगिक होगा, संतृप्त होगा असंतृप्त होगा। तो क्यों प्रॉब्लम क्या आएगी, C और N अपन सीधा देख लेते हैं, जबकि इसकी श्रृंखला होती है C कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये
कैसा हो जाएगा, असंतृप्त यौगिक हो जाएगा। अब आपको ये कैसे पता चला ये संतृप्त है और असंतृप्त है? कोई भी यौगिक बोले उसकी असंतृप्तता की कोटि निकालनी पड़ती है कि कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध उपस्थित, यानी कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड उपस्थित हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्तता की कोटि, या बोलेंगे इसको डिग्री ऑफ असेचुरेशन, या इसको दूसरा और नाम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंस, यानी कि जिस जो कोई भी यौगिक है जिसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है उसको किससे दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, असंतृप्तता की कोटि से दर्शाएंगे। अब असंतृप्तता की कोटि का एक सामान्य सा बोल दो कि क्या है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसकी औकात मापने के लिए क्या करते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसकी औकात मापने के लिए क्या यूज करते हैं, असंतृप्तता की कोटि यूज करते हैं। क्या करते हैं, असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की कोटि। अब देखो दो तरीके से इसको मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है असंतृप्तता की कोटि, कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कितने द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हैं उसको बोलेंगे असंतृप्तता की कोटि। या इसको अपन असंतृप्तता की कोटि सामान्य से बोल दो, कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसकी औकात जब मापनी होती है कि तेरी औकात क्या है, तो उसकी औकात कैसे मापेंगे, असंतृप्तता की कोटि से मापेंगे। अब सिंपल सा बात बता देता हूँ, असंतृप्तता की कोटि ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभार आता है, लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। तो अब सुनो, कार्बनिक यौगिक को आप डीयू निकालना है तो डीयू एक तो सिंपल सी भाषा है कि एल्केन की अपन संख्या ज्ञात कर ले, उसमें से जितने भी आती है वो हाइड्रोजन निकाल ले, वो अलग मेथड है। एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि जब सिंगल बॉन्ड की असंतृप्तता की कोटि क्या हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड की असंतृप्तता की कोटि क्या हो जाएगी, 0। क्यों, सिंगल बॉन्ड की असंतृप्तता की कोटि 0 क्यों हुई, क्योंकि उसके मध्य या द्विबंध तो है ही नहीं, सिंगल बंध है, सिंगल बंध की असंतृप्तता की कोटि क्या होगी, 0 होगी। डबल बॉन्ड की सबसे पहले आता है डबल बॉन्ड की असंतृप्तता की कोटि कितनी हो जाती है, 1 DU हो जाती है। DU कितनी हो जाएगी, 1। आपको कोई रिंग दे दे उसकी DU कितनी हो जाएगी, 1। या आपको बोल दे ट्रिपल बॉन्ड की DU कितनी हो जाएगी, 2। अब ये आपको यदि याद है तो आप किसी की भी कार्बनिक यौगिक की औकात ज्ञात कर सकते हैं कि किसकी कितनी औकात है। क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड की कितनी होगी, 1 होगी, रिंग की कितनी है, 1 है, और ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है, ट्रिपल बॉन्ड की 2। तो आपसे अब सुनो, आपसे बोले कि कोई कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है उसकी DU ज्ञात करनी है, कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है उसकी DU ज्ञात करनी। ये तो पहला मेथड है, दूसरा मेथड और है, थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कोई भी कार्बनिक यौगिक दे दिया आपको, कार्बनिक CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आपसे बोले कि इसकी DU कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो इसमें क्या है, अपन ने क्या बोला, सिंगल बंध की कोई DU नहीं होती। तो यहाँ से अपने को देखना है कितनी है DU, डबल बॉन्ड है तो इसकी DU कितनी हो जाएगी, 1। क्या बोलोगे, DU क्या है इसकी, 1 है। क्या है इसकी DU, 1 है। अब कोई भी दूसरा कार्बन रिंग लेते हैं, रिंग, आपको रिंग दिमाग में आती, क्या बोलोगे, कार्बनिक यौगिक, इस कार्बनिक यौगिक इस रिंग की DU कितनी है, क्या बोलोगे, 1। कैसे 1, क्या बोला था, पहले बताया था, 3 बातें बताई पहले, असंतृप्तता की कोटि शुरू की, तब क्या बोला, रिंग की DU 1 होगी, रिंग की DU 1 होगी, और डबल बॉन्ड की DU कितनी होगी, डबल बॉन्ड की DU भी 1 होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की DU कितनी होगी, क्या बोलोगे, कितनी होगी, डबल बॉन्ड की 1, रिंग की 1, ट्रिपल बॉन्ड की DU कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। आगे देखो, अब यहाँ तो ये इसको अपन DU कहते क्या है, अपन कोई भी कार्बनिक यौगिक है, मान लो कोई, ये मान लिया मैंने CH3 CH2 CH2 3।
अब इस कार्बनिक यौगिक से मेरे को रिंग का फॉर्मेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूंगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूंगा और मेरी रिंग बन जाएगी CH2 और CH2 और ये हो गया CH2 और ये। अब DU बताते क्या है कि इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है। क्या बोला था मैंने, इसका नाम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंस, यानी कि इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है वो किससे अपन दर्शाएंगे, DU से दर्शाएंगे। तो एक चेन थी, ओपन चेन से क्लोज चेन बनाई, तो इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है, कितने हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन की कमी है, या इसको बोलेंगे H2। जितने H2 की कमी होगी वही उसकी उतनी ही क्या होगी, DU होगी। क्या होगी, उतनी उसकी क्या होगी, DU होगी। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड में 3 स्टेप हैं और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। C12H20 है, तो आपसे बोले कि इसमें DU कितनी है, कितनी DU है। तो स्टेप 3 है इसमें। स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या बोलोगे, जितने भी कार्बन है इसमें इसका कार्बन का एल्किन फॉर्म बनाना है। किसके, क्या बोलोगे, कार्बन के सापेक्ष एल्केन, कार्बन के सापेक्ष एल्केन, क्या बोलोगे, कार्बन के सापेक्ष एल्केन। अब देखो कार्बन आपको पता है, सबसे पहले एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CN2N+2। क्या क्या बोलोगे जाके, हर जगह आपको जाके बोलना है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलोगे, कार्बन की संख्या से दुगुना और +2। क्या बोलोगे, कार्बन की संख्या से दुगुना +2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एल्केन का फॉर्मूला हो गया। और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, बोलो, कार्बन की संख्या 12 है, 12। H कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 12 × 2 + 2, 12। H कितना आ गया, 12 × 12 24, 24 और 2 26। अब एक बात बताओ, इस यौगिक और इस यौगिक में देख के आप बताओ मेरे को कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी कम हुई, 3 और 3 6, तो H2 कितने कम हुए, 3। यानी कि स्टेप नंबर 2 है वो क्या करना है, हाइड्रोजन को घटाना है, घटाना है। इसमें से इसको घटाया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई, हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, यहाँ आई है एल्केन के फॉर्म में 26। और अब कितनी है देखो, अब इसमें कितनी है 20, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी कम हो गई, 6 हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई। अब इस स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में स्टेप नंबर 3 है, उसमें क्या करना है कि इस जो भी हाइड्रोजन की संख्या आ रही है उसको क्या करना है, /2 करना है। कितने का भाग देना है, 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो दे दोगे 6/2 = 3। ये तो अपन पैसे ही बता सकते थे कि एल्केन का सीधा फॉर्मूला निकालते। क्या बताते, इसकी DU कितनी आ गई, 3 आई, इसकी DU कितनी आई, 3। कैसे बता, सीधा बताओगे, कैसे बताओगे, अपन को एल्केन देखना है और कुछ नहीं देखना है। एल्केन देखा मैंने, क्या आया इसका CH2। अपन के पास कितने हैं, जिसकी DU ज्ञात करनी है, 20 है, 20 में 6 गए, कितने बचे, 6, 20 26 में से 20 गए, पीछे कितने बचे, 6 बचे, 6 बचे। तो H2 की फॉर्म में कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ से इसकी औकात कितनी आ गई कि इसने कभी ना कभी इससे ये बनने पर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए इसने कितने हाइड्रोजन का त्याग किया होगा, 3 H2 का त्याग किया होगा। कितने H2 का त्याग किया होगा, 3 H2 का त्याग किया होगा। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, इतनी रामायण याद ना रहे, लेकिन सीधा सिंपल फॉर्म, पहले वाला मेथड था वो सिंपल था कि अपने को बस सिर्फ याद रखना है कि इसकी DU कितनी है। तो क्या करोगे, जनरल फार्मूला ऑफ DU, जनरल फार्मूला ऑफ DU किसी भी कार्बनिक यौगिक की औकात मापने के लिए क्या करेंगे, x + y/2, x + y/1 सॉरी x + 1 - y/2। अब आप बोलोगे सर x क्या है, x नंबर ऑफ कार्बन है, x क्या बोलोगे, x नंबर ऑफ कार्बन, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ कार्बन, और y क्या होगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इससे आपको कोई भी, देखो सिंपल सा मेथड ये था कि वही याद रखना है कि एल्केन
एल्केन का जनरल फार्मूला निकाल, एल्केन का जनरल फार्मूला याद है, उससे अपन कार्बन के सापेक्ष उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। यहाँ वो याद रख लेंगे कि डबल बॉन्ड का कितना हो गया, रिंग डी यू 1 हो गई, ट्रिपल बॉन्ड की 2 और रिंग की कितनी हो गई 1। अब इससे क्वेश्चन करते हैं, निम्न की डी यू बताओ, निम्न में डी यू बताओ, निम्न में डी यू बताओ। कैसे बताओगे? हम तो बता देंगे सर, निम्न यौगिकों की डी यू बताओ, नालायकों बताओ। कैसे बताओगे? सुनो, सबसे पहले सर क्वेश्चन तो दो, लो पहला क्वेश्चन, C15H26। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, 15 और क्या बोला था मैंने जनरल फॉर्मूला, कार्बन की संख्या से 2 गुना प्लस 2, सीधा निकालो इसे, ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाना। कार्बन की संख्या से 2 गुना 2, कार्बन की संख्या कितनी है 15, 15 प्लस 15 इंटू 2 कितने हो गए 30, 30 प्लस 2 32, कितने हो गए 32। एक बात बताओ, 26 में से 32 कितने, मतलब कितने गए 4 और 6, इसकी डी यू कितनी आ जाएगी 3। सर समझ में नहीं आया, चलो कोई ना, फॉर्मूला लगाते हैं एक बार, दोबारा ये समझते हैं क्या है। C15 H कितना है H26, H कितना है 26। समझो एक बार, या तो इसको क्या निकाल लो, इसने कभी ना कभी कितने हाइड्रोजन, इसको सीधा का सीधा क्या कर लोगे, एल्केन में बदल लो। किस में बदलो? एल्केन में। एल्केन में मैंने बदला तो क्या आ गया CaNH2n+2, CaNH2n+2। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसका फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n+2। बदला मैंने कार्बन की संख्या से 2 गुना प्लस 2, मैंने बदलूंगा, कितना आ गया कार्बन N का मान 15 है, 15 H कितना हो गया 15 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 2 कितना आ गया C15H32 आया। अब देखो एक बात, दूसरा स्टेप क्या था कि हाइड्रोजन की जो भी यौगिक है उसमें हाइड्रोजन की संख्या को क्या कर दो, घटा दो। मैंने घटा दिया, कितना था यहाँ 26 था, या कितना आया 32, कितना आया 6 हाइड्रोजन। फिर क्या करोगे, इसकी संख्या से क्या कर लोगे 2 का भाग दे दो, तो कितना आ गया डी यू, कितनी आई डी यू। इस कार्बनिक यौगिक की औकात कितनी है 3। जब एल्केन से ये यौगिक बन रहा था तो इसने 3H2 का क्या किया होगा, कभी ना कभी क्या किया होगा, त्याग किया होगा। इसने कभी ना कभी 3H2 का क्या किया होगा, त्याग किया होगा। तो ये इसकी औकात आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार, एक मिनट, दूसरा यौगिक C14H20 सॉल्व करो। C14H20, दूसरा C14H20 सॉल्व करो फटाफट सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे? अरे बार, इसको सीधा किस में बदल लो, एल्केन में बदल लो। किस में बदलो, क्या लगाओगे CnH2n+2, सीधा लगा लिया। क्या लगाओगे? अब देखो दूसरा क्या होगा, CnH2, N का मान कितना हो गया 14H2 इंटू 14 प्लस 2 CH14H कितना हो गया 28, 14 14 28, 28 और 2 कितने हो गए 30। और लो अपने कितना DU का मान आ गया। इससे ये बनने के लिए इसने कितने हाइड्रोजन का त्याग किया, 5H2 का त्याग किया है। कितने H2 का त्याग किया है, 5। एल्केन से जब ये बना होगा तो इसने कितने हाइड्रोजन का त्याग किया होगा, 5H2 का त्याग होगा। जितने H2 का त्याग करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, DU, या उसकी कार्बनिक यौगिक की क्या होगी, वो औकात होगी। कार्बनिक यौगिक की औकात होगी वो। अगला देखो, अब देखो अब कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक C6H6 क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार सामने। क्या बोलोगे, सीधा इसको किस में बदलोगे, एल्केन में बदल लिया, मैंने बदल लिया C6H2 टा लो हो गया। कितने 6 6 12 6 कितने आ गए रे, 6 6 12 12 और 2 कितने हो गए 14। हम गणित में 10 बार फेल हुए थे, 10वीं में मात्र 10 बार बस। देखो अब आगे सुनो,
इस कार्बनिक यौगिक यहाँ से यहाँ इसको हाइड्रोजन को जानने के, इस यौगिक से इसको बनने के लिए कितने H2, कितने बोलो बोलो 6 6 8 कितने हुए 4 H2 का क्या किया इस होगा, इसने त्याग किया होगा, तो इसकी DU कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी DU कितनी होगी 4। एक सिंपल सा बात बताओ, आपको ये देखने में कुछ ऐसा जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है क्या? जाना पहचाना सा लग रहा है। कौन सा है? बेंजीन। क्या लग रहा है? बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? सो इसको कैसे लिखते हैं? बेंजीन को ऐसे लिखते हैं। अब देखो एक बात बताओ, अपन इसको देख के भी बता सकते थे इसकी DU क्या है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था और मैंने पढ़ाया था कि रिंग की DU कितनी होती है, 1 होती है, और डबल बॉन्ड की DU कितनी होती है, डबल बॉन्ड की DU 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, तो इन तीनों की DU कितनी हो जाएगी 3। तो अब DU कितनी आ गई 4। या इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आगे इसके DU के क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ये थ्योरी जितनी भी पढ़ाई है वो सारी की सारी मिल जाएगी। तो न्यू विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करो कि ना करो वो आपकी मर्जी, लाइक कर देना बस काफ़ी है वो। ठीक है, धन्यवाद।